जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं अंकुश तोमर आपका वाईफाई एग्ज़ाम में स्वागत करता हूं। आप लोगों की ये फिज़िक्स की कंसेप्चुअल फिज़िक्स की क्लास है जिसमें हम लूसेंट के कंसेप्चुअल क्वेश्चन करते हैं। आपके दो तरह के क्वेश्चन लूसेंट की बुक में हैं, दोनों तरह के क्वेश्चंस को हम कर रहे हैं। एक क्लास में कंसेप्चुअल क्वेश्चन और दूसरी क्लास में हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को कर रहे हैं। तो बेटा आप लोग शेयर करते रहिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए, और भाई जो चैनल पे नए हैं वो ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दें, ठीक है। और आप लोगों के बस एक ही बात कहना चाहता हूँ कि भाई आप लोगों से केवल एक चीज़ मांगते हैं हम, और वो है केवल और केवल कि भाई आप लोग शेयर कर दिया कर, अपने साथियों को बताएं। अगर आपको अच्छी लगती है कि सर अच्छा पढ़ाते हैं, आपको अच्छी लगती है तो ज़रूर बताइए कि भाई वहाँ अच्छी चलती है फिज़िक्स, ठीक है। तो भाई आप लोग का ज़्यादा समय ना लेते हुए अब मैं क्वेश्चंस को स्टार्ट करता हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, चैप्टर नंबर जो हमारा है 32 इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, वैद्युत धारिता का चैप्टर है जिसके क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं। वैद्युत धारिता का क्वेश्चन है जिसके क्वेश्चंस हम आज करने वाले हैं। अब देखिए पहला क्वेश्चन है कि भाई ध्रुवीय प्रावैद्युत पोलर डाइलेक्ट्रिक जो कंपाउंड है उनके एग्जाम्पल क्या है। सबसे पहले पोलर डाइलेक्ट्रिक देखिए क्या होते हैं। डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं भाई, जिसमें एक प्लस हो और एक माइनस हो, यानी कि सेम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो, और वे क्या हो, पोलर डाइलेक्ट्रिक होते हैं, ठीक है। सेम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो, उन पर कोई आयंस नहीं होते, तो क्या होंगे, एक दूसरे के चार्ज को कैंसिल कर देते हैं, तो वो क्या होंगे, हमारे पोलर डाइलेक्ट्रिक होंगे। तो इसमें पहला एग्जांपल है हमारा CO2। कार्बन के पास 4 प्लस, ऑक्सीजन के पास 4 माइनस, तो क्या हुआ, पोलर डाइलेक्ट्रिक हुआ। NH3, नाइट्रोजन के पास 3 नेगेटिव, हाइड्रोजन के पास 3 पॉजिटिव, क्या हुआ, पोलर डाइलेक्ट्रिक हुआ ये भी, ध्रुवीय प्रावैद्युत। और दूसरा H2O, हाइड्रोजन के पास यहाँ मिलके 2 पॉजिटिव, ऑक्सीजन के पास 2 नेगेटिव, तो टोटल तीनों के तीनों क्या है, पोलर डाइलेक्ट्रिक हुए। तो क्या कहेंगे हम कि भाई ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन डी होगा कि सभी ये पोलर डाइलेक्ट्रिक है। क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है कि भाई वायु के लिए प्रावैद्युत सामर्थ्य, प्रावैद्युत सामर्थ्य की वैल्यू क्या होती है। वायु के लिए प्रावैद्युत सामर्थ्य की वैल्यू क्या होती है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है, ये पूछा है। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जिसे वो बियर कर सकता है, कोई डाइलेक्ट्रिक सहन कर सकता है, ठीक है, विदाउट ब्रेकडाउन, बिना ब्रेकडाउन हुए, बिना भंजन हुए, अधिकतम वैद्युत क्षेत्र जो सहन कर सकता है वो क्या होता है, प्रावैद्युत सामर्थ्य होता है। और वायु के लिए होता है बहुत ज़्यादा, 3 गुणा 10⁻⁶ न्यूटन पर कूलाम, ये एयर के लिए होता है। और ऑप्शन आ गया आपका सेकंड का ए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एसआई पत्ती में वैद्युत धारिता का मात्रक यूनिट क्या होती है, फैरड होती है भाई, फैरड होती है। और ऑप्शन क्या आएगा, फैरड आपका आएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 और 5, कैपेसिटेंस की डायमेंशन क्या होगी। C इक्वल्स टू होता है Q/V, C इक्वल्स टू होता है Q/V। तो भाई Q की हो गई हमारी 80, और V होता है W/Q, पहले ऐसे ही रखते हैं हम, W/Q ऊपर लेके गए, C इक्वल्स टू हो गया Q² Q की यूनिट 80 यानी कि A² T² W की होती है mL2T-2। तो C की जो डायमेंशन बनेगी वो क्या बनेगी, M इनवर्स L-2, T ऊपर जाके क्या हो गई, 2 प्लस की हो गई, और 2 पहले से ही है 4, और A की 2। तो ये क्या हो गई भाई, कैपेसिटेंस की डायमेंशन हो गई।
और ये आपका ऑप्शन आ जाता है फोर्थ का हमारा ए। क्वेश्चन नंबर 5, किसी चालक की धारिता को प्रभावित करना कौन नहीं करता? कैपेसिटेंस की कैपेसिटर की कैपेसिटेंस, संधारित्र की धारिता या किसी चालक की धारिता को कौन प्रभावित नहीं करता? तो आप लोग देख लीजिए भाई, जो इफेक्ट डालता है वो डालता है, उसके आकृति भी इफेक्ट डालती है, ठीक है, उसका आकार भी इफेक्ट डालता है, और उसके पास रखा हुआ जो मीडियम है वो भी इफेक्ट डालता है। तो बचता क्या है? ऑप्शन यहाँ बचता है हमारा डी। ऑप्शन क्या बचता है? 5th का हमारा बचता है भाई डी, कि भाई ऐसा इनमें से कोई भी नहीं है जो प्रभाव नहीं डालता। तो 5th का क्या आ गया? डी। ये सारे के सारे क्या कैपेसिटेंस को इफेक्ट करते हैं, सारे के सारे कैपेसिटेंस को इफेक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए भाई, वायु में गोलीय चालक की धारिता अनुक्रमानुपाती किसके होती है? देखिए गोलीय चालक, स्फेरिकल कंडक्टर की जो कैपेसिटेंस होती है वो होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर एयर में। तो किसके प्रोपोर्शनल होगी? ये प्रोपोर्शनल होगी रेडियस के, आर के। तो आपका ऑप्शन क्या आ जाता है? ऑप्शन आ जाता है भाई बी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा है? कूलम पर वोल्ट किसके इक्वल होता है? कूलम पर वोल्ट इक्वल होता है फैराड के, फैराड के, क्योंकि सी की यूनिट होती है फैराड और ये होता है क्यू अपॉन वी के, यानी कि क्यू की यूनिट कूलम और वी की यूनिट वोल्ट। तो कूलम पर वोल्ट इक्वल्स टू होता है फैराड के। तो ऑप्शन आ गया आपका ए। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का क्या है? चालक की सीजीएस में यूनिट होती है भाई बी हमारा स्टेट कूलम अपॉन स्टेट वोल्ट। सीजीएस में यूनिट होती है हमारा, ऑप्शन आ गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। जब समांतर प्लेट संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच की दूरी बढ़ती है तो उसकी धारिता क्या हो जाती है? समांतर प्लेट संधारित्र के लिए फॉर्मूला जो होता है के एप्सिलॉन नोट ए अपॉन डी। डी क्या है? उनके बीच की डिस्टेंस है, ये इस तरह से कैपेसिटेंस, इनके बीच की डिस्टेंस क्या है? डी है। तो ये बढ़ेगी तो कैपेसिटेंस क्या होगा? घटेगी। तो दूरी बढ़ने के साथ कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ऑप्शन आ जाएगा बी, क्या होगी? घटती है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? समांतर प्लेट वायु संधारित्र में जब वायु के स्थान पर उच्च परावैद्युत रखा जाता है तो संधारित्र की धारिता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। देखो एयर के लिए क्या होता है? एप्सिलॉन नोट ए अपॉन डी होता है, और किसी मीडियम के लिए के एप्सिलॉन नोट ए अपॉन डी, यानी कि डाइलेक्ट्रिक रख दिया, रखने पर क्या हो गया? कैपेसिटेंस बढ़ गई। तो 10th का क्या आ जाएगा? बढ़ेगी। और ऑप्शन देख लीजिए कौन सा होगा भाई? 10th का आपका ए। 10th का ऑप्शन हो जाएगा ए, बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। ये क्वेश्चन तो पहले भी आ चुका है। ये कहता है परावैद्युत नियतांक हमेशा क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमेशा 1 से अधिक होता है। क्या होगा? मोर देन 1 होता है भाई, मोर देन 1, 1 से अधिक। और ऑप्शन आ गया हमारा सी। क्वेश्चन नंबर 12। एक शीशे की छड़ को हवा संधारित्र यानी कि एयर कैपेसिटेंस में बीच में रख दिया तो क्या होगा भाई? शीशे की छड़ यानी कि डाइलेक्ट्रिक रख दिया उसके बीच में, और डाइलेक्ट्रिक रखने से हमेशा ध्यान रखना कि भाई कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। कैपेसिटेंस क्या होगी? बढ़ेगी, इंक्रीज हो जाएगी। और 12 का आपका आ जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 हमारा समांतर प्लेट संधारित्र, फिर से यही क्वेश्चन है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है इनके बीच में अब रख के एक पतली प्लेट रखने पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। ये क्या बताऊँ मैं आपको, ये तो आप कर भी लोगे। क्या हो जाती है? ऑप्शन आ जाएगा ए, बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है समांतर संधारित्रों के समांतर संयोजन में पैरेलल कॉम्बिनेशन में कौन सी राशि समान रहती है?
जब भाई कॉम्बिनेशन कैसा होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो कांस्टेंट रहती है पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर क्या रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, कांस्टेंट होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो आपका आ जाएगा 14 का सी। क्वेश्चन नंबर 15, दो आवेशित गोलों को जिन पर आवेश की भिन्न भिन्न मात्राएं है तार द्वारा जोड़ने पर क्या होगा। भाई दो चार्ज है जिन पर Q1 और Q2 है, दोनों को क्या कर दिया, एक तार द्वारा जोड़ दिया। तो एक बात हमेशा याद रखना कि चार्ज क्या होता है, कंजर्व रहता है, चार्ज कंजर्व्ड रहता है, आवेश संरक्षित होता है। आवेश क्या होता है भाई, संरक्षित होता है। ठीक है, चार्ज कंजर्व रहता है। तो ऑप्शन आ जाएगा आपका सी, सॉरी बी। टोटल चार्ज कंजर्व रहेगा, ऑप्शन आ जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर भाई 16 है, दो आवेशित वस्तुओं को जोड़ने पर उनके बीच विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। अगर दो चार्ज ऑब्जेक्ट जोड़ दिए तो उनके बीच धारा कब प्रवाहित नहीं होगी, जब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, जीरो होगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, जीरो होगा। तो आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा, सी। पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर कब जीरो होगा, जब विभव समान होंगे, जब पोटेंशियल क्या होंगे, सेम होंगे। तो ऑप्शन आ जाएगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 में कहा है C1 C2 दो गोलों पर कुछ आवेश हैं, संपर्क करा के क्या कर दिए जाते हैं, हटा दिए जाते हैं। दो गोले हैं, एक पर Q1 है, एक पर Q2 है, दोनों पे क्या किया, मिला दिए, मिलाने के बाद हटा दिए। यानी कि मिलाने के बाद ये क्या होगा, इन पर दोनों पर कॉमन पोटेंशियल आ जाता है V, दोनों पर क्या हो जाता है, कॉमन पोटेंशियल V आ जाता है मिलाने के बाद। अच्छा, तो अंतिम आवेश क्या हो जाते हैं, अंतिम आवेश Q1 Q2 हो जाते हैं। पहले पता नहीं क्या था, बाद में होते हैं Q1 और Q2, ये बाद में होते हैं। तो भाई बाद में होते हैं तो क्या होगा हमारा, C1 अपॉन C2 इक्वल्स टू क्या होगा, Q1V एक मिनट भाई, एक मिनट, ये क्या होगा, Q1 अपॉन V अपॉन Q2 अपॉन V। ठीक है, पोटेंशियल क्या हो जाता है, सेम हो जाते हैं इसमें। तो एक बात देखिए यहाँ पर, में से एक मिनट क्वेश्चन को दोबारा दूसरे तरीके से देखते हैं। ये कह रहा है स्पर्श करके हटा दिया जाता है, उन पर अंतिम आवेश Q1 Q2 किस प्रकार होंगे। अच्छा, Q1 Q2 को पूछा है किस प्रकार होंगे, तो Q1 इक्वल्स टू क्या होगा, C1V, क्योंकि कैपेसिटेंस कितनी है इसकी, C1 है और इसकी C2 है, पोटेंशियल कितना है, V है, और बाद में चार्ज कितना आया, बाद में चार्ज आया Q1। तो चार्ज क्या होगा, Q1 इक्वल्स टू क्या होगा, C1V, और Q2 इक्वल्स टू क्या होगा भाई, C2V। दोनों को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो डिवाइड करने पे क्या होगा, V से V कट गया, तो Q1 अपॉन Q2 इक्वल्स टू आ गया हमारा C1 अपॉन C2। और 17 का आपका ऑप्शन आ जाएगा B। 17 का आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, B। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, एक संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती प्लेटों के बीच के अंतराल पर, प्लेटों की आकृति पर, या प्लेटों के आवेश पर, या प्लेटों के आकार पर। ऑप्शन है हमारे यहाँ चार ऑप्शन है, और ये कह रहा है कि धारिता किस पर, संधारित्र की धारिता किस पर निर्भर नहीं करती। क्वेश्चन में ये पूछा है, और संधारित्र की धारिता जो होती है
सी प्लेटों के आवेश पर निर्भर नहीं करती, प्लेटों के आवेश पर निर्भर नहीं करती। क्या होता है संधारित्र के लिए सी इक्वल्स होता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। तो यहाँ चार्ज कहीं पर भी नहीं है जो इसे इफेक्ट करेगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, वान डी ग्राफ जेनेट क्या है, वान डी ग्राफ जो है उच्च वोल्टता उत्पन्न करता है, हाई वोल्टेज क्या करता है, उच्च वोल्टता। ऑप्शन आ जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो तुल्य धारिता 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 होती है। ठीक है, तो देखिए 1 मिनट, देखिए भाई क्या होता है, टोटल धारिता 1/c इक्वल्स टू 1/c1 प्लस 1/c2 या 1/c इक्वल्स टू एलसीएम आ गया c1 c2, एलसीएम क्या आ गया c1 c2 और ये हो गया c1 प्लस c2। तो c सीरीज के लिए इसलिए cs लिख दिया और c1 c2 अपॉन c1 प्लस c2। अब इसमें जो है ना a में यहाँ 2 लगा हुआ है वो हटा देना भाई, किसी बच्चे ने लगाया हुआ है, बच्चे के पास था मेरे ये बुक, तो ये 2 नहीं है। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारा 20 का ए आएगा। सबकी बुक में c1 c2 अपॉन c1 प्लस c2 होगा। क्या होता है, दोनों की गुणा बटे दोनों का जोड़ होता है। ऑप्शन आ जाएगा ए। और अगर पैरेलल में हूँ, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रहा है, समांतर में जोड़े, समांतर यानी कि पैरेलल में जोड़े, तो पैरेलल में CP इक्वल्स टू क्या हो जाता है, CP इक्वल्स टू C1 प्लस C2 डायरेक्ट ऐड हो जाता है। तो ऑप्शन देख लीजिए 21 का क्या होगा, बी। 21 का होगा बी हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22। ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 22 आपका कहता है कि भाई सी धारिता वाले एन संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया तो तुल्य धारिता। देखो भाई सीरीज में जोड़ दिया 1/CS इक्वल्स टू क्या, 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c, कहाँ तक है, n तक है। ठीक है, n है तो क्या होगा 1/CS इक्वल्स टू एलसीएम क्या आ गया हमारा c, 1 1 1 1 कहाँ तक है, ये n तक, कहाँ तक है भाई, ये n तक। तो क्या हो गया, सबका सम कितना आ गया, 1 1 1 1 1 ऐड होके कितना आ गया, n आ गया। तो CS इक्वल्स टू क्या आ गया हमारा c/n, CS इक्वल्स टू क्या आ गया हमारा c/n। और ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन आ जाएगा भाई 22 का c। 22 का ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारा c। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। 23 में क्या कहता है, 23 में कह रहा है कि अगर पैरेलल में जोड़ दें तो क्या होगी, पैरेलल में यानी कि C प्लस C कहाँ तक, n तक। तो CP इक्वल्स टू हो जाएगा n इंटू सी। ये हो गया हमारा 23 का ऑप्शन क्या आ जाएगा, 23 का आ जाएगा भाई हमारा बी। क्वेश्चन नंबर 24 कौन सा सही है, CP और CS में रिलेशन है। 24 CP और CS में रिलेशन है तो क्या करो, CP अपॉन CS कर दो। CP कितना है, n इंटू सी, और CS कितना है भाई, CS कितना है, C/n। तो C से C कट गया, ये आ गया हमारा n²। तो CP अपॉन CS इक्वल्स टू क्या आया, n²। अब यहाँ से रिलेशन देख लीजिए कौन सा सही बैठता है, यहाँ से रिलेशन देख लीजिए कौन सा सही बैठेगा। CP इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा n² इंटू CS, n² इक्वल्स टू, सॉरी CP इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, n² इंटू CS। और 24 का आपका ऑप्शन आएगा भाई ए। 24 का क्या आ जाएगा, ए। ठीक है, 24 का आपका आ जाता है ए। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आपका है, क्या कहता है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का बीच में क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है E, बीच की डिस्टेंस है D, एरिया है A। तो कुल ऊर्जा क्या होगी। देखो भाई हमें पता है
ऊर्जा घनत्व, क्या होता है, ऊर्जा अपॉन आयतन, यानी कि यूनिट वॉल्यूम में, एकांक आयतन में जो ऊर्जा होगी वो क्या कहलाती है, ऊर्जा घनत्व कहलाती है। इसे स्मॉल यू से डिनोट करते हैं, इसे कैपिटल यू से, इसे वॉल्यूम VOL लिख लेता हूँ मैं, वॉल्यूम। तो ये क्या होता है, ये पूछा हमसे U कितना होगा, तो ये होता है भाई 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, एनर्जी डेंसिटी ऊर्जा घनत्व। और वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है एरिया इंटू उनके बीच की डिस्टेंस D। तो ये क्या हो जाता है, टोटल एनर्जी हो जाती है। और 25 का आपका देखिए क्या आ जाएगा, 25 का आपका आ जाएगा A। क्वेश्चन नंबर 26, R1 R2 रेडियस के दो आवेशित गोले हैं, इसे ऊपर से करूँगा। R1 R2 रेडियस के दो चार्ज कंडक्टर हैं, तार द्वारा जोड़ दिया जाता है। दोनों गोलों की सतहों पर वैद्युत क्षेत्रों का अनुपात क्या होगा। तार द्वारा जोड़ दिया जाता है, दोनों गोलों की सतह पर वैद्युत क्षेत्रों का अनुपात क्या होगा। जोड़ने के बाद एक बात हमने देखी थी अभी क्वेश्चन में, कि क्वेश्चन नंबर 17 में Q1/Q2 इक्वल्स टू क्या हो जाता है, C1/C2 जोड़ने के बाद। ठीक है, रेडियस क्या है, R है, तो C1 क्या होगी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2, ये कट गया। तो Q1/Q2 इक्वल्स टू क्या आ गया हमारा, R1/R2 आ गया। Q1 इक्वल्स टू Q2 क्या आ गया भाई हमारा, R1/R2 आ गया। अब हमसे पूछा है E1/E2, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R1 का स्क्वायर अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2/R2 का स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया, तो भाई E1/E2 इक्वल्स टू आ गया हमारा Q1/Q2 इंटू R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर। Q1/Q2 की वैल्यू यहाँ से रख देते हैं हम, क्या, R1/R2 इंटू R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर। R1 से R1 कट गया, R2 से R2 कट गया, तो E1/E2 इक्वल्स टू क्या आ गया हमारा, ये आ गया हमारा R2/R1, R2/R1। और 26 का आपका ऑप्शन आ जाता है भाई C। 26 का आपका ऑप्शन क्या आ जाता है, C। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से कर लेना। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। तो देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 27 ये क्या कह रहा है, n समरूप संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं। एक जैसे संधारित्र है सारे के सारे, और क्या है, पैरेलल में जुड़े हैं। उन्हें V वोल्ट तक क्या किया गया, आवेशित किया गया, V विभव से चार्ज किया गया। इन्हें अलग अलग करके सीरीज में जोड़ दिया, सीरीज में जोड़ दिया अलग अलग करके। अब उन्हें क्या किया, सीरीज में जोड़ दिया, तो संयोजन की ऊर्जा क्या होगी ये पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 27 में पहले n संधारित्र हैं, सबको क्या किया गया, V वोल्ट से आवेशित किया गया। तो समांतर क्रम में जो चार्ज होगा प्रत्येक पर, क्योंकि सभी की कैपेसिटेंस क्या है, C, तो समांतर में आवेश, पैरेलल में चार्ज कितना होगा, CV के इक्वल, Q इक्वल्स टू क्या होता है भाई, CV, Q इक्वल्स टू क्या होता है भाई, CV के इक्वल होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कहा है, और कैपेसिटेंस क्या होती है पैरेलल में, और CP इक्वल्स टू होता है N इंटू C। ये टोटल कैपेसिटेंस होती है, ये क्या होती है, टोटल कैपेसिटेंस होती है। और ऊर्जा क्या होगी भाई, टोटल अगर हम ऊर्जा की बात करें, अगर हम एनर्जी की बात करें, तो एनर्जी क्या होती है भाई, हमारी एनर्जी होती है 1/2 CV स्क्वायर। अभी केवल पैरेलल का चला हुआ है, तो 1/2 पैरेलल के लिए क्या, N इंटू C, और V, तो V स्क्वायर है ही हमारा, तो कितना हो गया
ये आ गया हमारा 1/2 NCV² पैरेलल में ऊर्जा UP। अब बात करें हम श्रेणी की। श्रेणी में आवेश कितना होगा? श्रेणी में आवेश कितना होगा भाई? सीरीज में भी आवेश तो क्या रहेगा, क्योंकि कैपेसिटेंस C है, V वोल्ट से किया गया है सभी को, तो क्या होगा CV होगा। बट CS क्या होगा? C/N होगा। CS क्या होगा हमारा? C/N होगा। ठीक है। और श्रेणी में जो विभवांतर होगा, क्योंकि श्रेणी में पोटेंशियल क्या होता है, सब पे अलग अलग होता है। श्रेणी में विभवांतर, देखो आवेश तो क्या होता है सीरीज में सब पे इक्वल होता है, ये तो इक्वल होता है, बट पोटेंशियल क्या होगा? V डैश। पोटेंशियल क्या होता है भाई श्रेणी में? Q/V इक्वल्स टू क्या होगा हमारा? Q/C होगा, Q/C। और Q की वैल्यू कितनी है? CV/CN, क्योंकि सीरीज की बात है हमारी, ध्यान देना भाई। श्रेणी में सीरीज के लिए हम क्या कह रहे हैं? पोटेंशियल कह रहे हैं, तो V डैश इक्वल्स टू क्या होगा? Q/CS। और Q कितना है हमारा? CV। और CS कितना है? C/N। C से C कट गया, तो V डैश कितना आ गया भाई हमारा? V डैश आ गया हमारा NV। V डैश क्या आ गया? NV। तो एनर्जी कितनी होगी सीरीज में? 1/2 C/N इंटू V², यानी कि NV का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया हमारा? 1/2 C/N इंटू N² V²। N से N कट गया, तो U सीरीज में भी कितना आ गया? 1/2 NCV²। देखो एक बात पे ध्यान दो, दोबारा से इस क्वेश्चन को मैं बताता हूँ। पैरेलल में चार्ज क्या होगा? पैरेलल में जो जोड़े गए भाई, प्रत्येक की कैपेसिटेंस क्या है? C है। और सब में पैरेलल में क्या होता है? पोटेंशियल V रहता है भाई। समांतर में पोटेंशियल तो चेंज नहीं होता, सभी पे क्या रहता है? सेम रहता है, तो V रहेगा। तो चार्ज क्या हो जाएगा सभी पे? CV के इक्वल। कैपेसिटेंस पैरेलल में NC, तो एनर्जी क्या होगी उसमें? 1/2 NCV², वैल्यू रख दी। अब हम बात करते हैं सीरीज की। सीरीज में चार्ज सब पे इक्वल होगा। चार्ज सभी क्या होता है? सीरीज में सब पे इक्वल रहता है, क्योंकि सीरीज में तो चार्ज या करंट इक्वल होता है, तो वो क्या होगा? चार्ज CV के इक्वल होगा। जबकि कैपेसिटेंस टोटल क्या होगी? CS इक्वल्स टू C/N। ऐसे ही पोटेंशियल निकालना हमें, प्रत्येक पर V डैश इक्वल्स टू कितना होगा? Q/C डैश, सॉरी CS। तो Q कितना है हमारा? CV। और CS कितना है? C/N। C से C कट गया, तो V डैश कितना आ गया? NV आ गया। वैल्यू रख दी फॉर्मूले में, रखने के बाद क्या आ गया? US इक्वल्स टू आ गया 1/2 NCV²। तो अब अपना ऑप्शन देखिए कि भाई दोनों दशाओं में संयोजन की ऊर्जा क्या रहेगी? समान रहेगी। और 27 का आपका ऑप्शन आ जाएगा A। 27 का आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा? A। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की विमा जो इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है वही होगी भाई। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की विमा क्या होगी, ये पूछा है इसने। क्वेश्चन नंबर 28 में डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की विमा पूछी है, क्या होगी? तो भाई जो इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, वैद्युत सामर्थ्य क्या होता है? मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जो बियर कर सकता है कोई डाइलेक्ट्रिक, सहन कर सकता है कोई परावैद्युत। तो उसकी विमा किसके इक्वल होगी? वैद्युत क्षेत्र के इक्वल। और वो क्या होगा हमारा? ऑप्शन डी होगा। देख लीजिए भाई, ऑप्शन हमारा डी होगा। ये क्या है हमारा? ML/T-3A-1। ये कैसे निकालना है ये मैंने कई बार बताया हुआ है, निकाल लेना। क्वेश्चन नंबर 29, 1 फैरड किसके इक्वल होता है? क्वेश्चन नंबर 29 में कहा है 1 फैरड किसके इक्वल होता है? तो भाई क्वेश्चन नंबर 9 में 1 फैरड किसके इक्वल होता है? एक तो होता है भाई ये हमारा 9 × 10⁻11 स्टेट फैरड के, 9 × 10⁻11 स्टेट फैरड के इक्वल होता है। और दूसरा 1 फैरड इक्वल्स टू होता है हमारा 1/10⁹ एब फैरड। ये दोनों 1 फैरड के इक्वल होता है, इसलिए ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका? ए और सी दोनों आएंगे।
ए और सी दोनों आएंगे और इसका ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा हमारा 29 का भी हमारा डी ऑप्शन। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 30 और 31 लास्ट दो क्वेश्चन बचते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर के, करना इन्हें अच्छे से। तो देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 30 और 31 ये कह रहा है कि पारे की n समान बूंदें जिनमें प्रत्येक की क्षमता c है मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है तो बड़ी बूंद की क्षमता कितनी होगी। देखो भाई हमें एक बात पता है कि वॉल्यूम क्या रहता है, सेम रहता है। तो हम क्या कहेंगे, बड़ी बूंद का आयतन इक्वल्स टू क्या होगा, छोटी बूंद का कितने की, n छोटी बूंद के आयतन के इक्वल होगा। तो ये कट गया और r इक्वल्स टू आ गया n की पावर 1/3 इंटू स्मॉल r, ये आ गया। ठीक है। अब क्या कहा इसने, अब कहता है कि भाई बड़ी बूंद की कैपेसिटेंस क्या होगी, छोटी की क्या होती है, c इक्वल्स टू होगा मान ले 4πε0r, ये तो छोटी की हो गई। तो बड़ी की c डैश इक्वल्स टू क्या होगा, 4πε0 कैपिटल R, और कैपिटल R की वैल्यू यहाँ पुट कर दे तो 4πε0 n की पावर 1/3 इंटू स्मॉल r। तो ये हो गया भाई n की पावर 1/3 4πε0 स्मॉल r, और ये किसके इक्वल है, c के। तो c डैश इक्वल्स टू आ गया हमारा n की पावर 1/3 इंटू सी। तो ऑप्शन क्या आ जाता है 30 का, हमारा 30 का ऑप्शन आ जाता है भाई हमारा बी। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन क्या आ जाता है हमारा बी। ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स में मैंने कराए हुए हैं, जो अदर चैप्टर्स हुए उनके लिए। क्वेश्चन नंबर आप देखिए 31 भी सेम है, r इक्वल्स टू क्या होगा, n की पावर 1/3 इंटू r होगा। ऐसे ही निकाल लेंगे क्योंकि इसमें भी क्या कहा है, n समान बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है तो बड़ी बूंद का विभव निम्न में से कौन सा होगा। बड़ी बूंद का विभव पूछा, एक मिनट क्वेश्चन दूसरा पढ़ दिया मैंने। n समान बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है, यदि प्रत्येक समान हो तो बड़ी बूंद की ऊर्जा कितनी होगी। बड़ी बूंद की ऊर्जा पूछी है कितनी होगी। तो भाई एक बात बताओ मुझे, देखो u इक्वल्स टू क्या होता है 1/2, u इक्वल्स टू क्या होता है 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन सी, 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन सी होता है। ठीक है। तो देखिए ये हमारी छोटी बूंद की ऊर्जा हो गई u इक्वल्स टू 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन सी। तो c इक्वल्स टू हमारा क्या होगा, c डैश इक्वल्स टू, बड़ी बूंद के लिए लेते हैं हम, अभी निकाला था हमने लास्ट क्वेश्चन में। c डैश इक्वल्स टू क्या होगा, n की पावर 1/3, n की पावर 1/3 इंटू सी। ये बड़ी बूंद के लिए था, n की पावर 1/3 इंटू सी, ये बड़ी बूंद की कैपेसिटेंस थी हमारी। ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है बड़ी बूंद की ऊर्जा कितनी होगी, बड़ी बूंद की एनर्जी कितनी होगी। ठीक है। तो भाई पहले क्या करते हैं, छोटी बूंद का आवेश क्यों है तो बड़ी बूंद पर आवेश कितना होगा, बड़ी बूंद पर आवेश कितना होगा, बड़ी बूंद पर चार्ज एक पर क्यों है तो बड़ी n मिल के बनी तो कितना हो जाएगा, n क्यों हो जाएगा। तो भाई बड़ी बूंद की ऊर्जा 1 u डैश क्या हो जाएगी हमारी 1/2 n क्यू स्क्वायर अपॉन सी डैश, वैल्यू रखते हैं 1/2 n स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपॉन n की पावर 1/3 इंटू सी। ठीक है। तो u डैश इक्वल्स टू n की पावर 2 माइनस 1/3 इंटू 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन सी। ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा u के इक्वल। तो u डैश इक्वल्स टू 3 दूनी 6 माइनस 1 n की पावर 5/3 इंटू, और ये किसके इक्वल है, u के। तो u डैश बड़ी बूंद की ऊर्जा कितनी हो गई, बड़ी बूंद की ऊर्जा हो गई हमारी n की पावर 5/3 इंटू यू, n की पावर 5/3 इंटू यू, और आपका 31 का ऑप्शन आ जाता है भाई c। आपका 31 का ऑप्शन क्या आ जाता है, c। ठीक है।
तो इस तरह आपके टोटल जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे हमारे इस चैप्टर के ये पूरे हो जाते हैं। अब आप लोग एक बात ध्यान रखना कि भाई कंसेप्चुअल क्वेश्चन यहाँ से इस तरह के जो एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है क्वेश्चन बन जाते हैं, न्यूमेरिकल टाइप्स में भी होते हैं क्वेश्चन, तो इनको बड़े ध्यान से करना है। केवल छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट इनमें छुपे हुए हैं, इन सभी को ध्यान से करना है। और भाई अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच और जय हिंद सभी को।